माय लविंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री। चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे आप अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्ट में ही एक पिक्चर दिखाई देती है, ये जो पिक्चर दी गई। और इस पिक्चर में आपको 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन इस पिक्चर में छिपे हैं, ये जो डायग्राम दी गई। अब ये पिक्चर क्या कह रही है? ये पिक्चर ये कह रही है कि ये जो पिक्चर बनाई गई, पहले तो ये कि पिक्चर किसके द्वारा बनाई गई। तो ये पिक्चर जो बनाई गई आपके 1848 में फ्रांसीसी आपके एक कलाकार थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेडरिक सोरियो, और इन्होंने इसके 4 वॉल्यूम बनाए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। साथ ही साथ इस पिक्चर में ये भी बताया गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लोग जा रहे हैं, क्या कह रहा है? ऑल एज ग्रुप पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग एंड द होमेज द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। मतलब कि ऑल ग्रुप, सभी ग्रुप के लोग, जिसमें स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे, सभी लोग जो कि हैं आपके कहाँ के, यूरोप और अमेरिका के, और मार्च करते हुए जा रहे हैं किसकी तरफ? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। क्या? उनकी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की होमेज का मतलब वंदना करते हुए उसकी तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अब ये जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके एक हाथ में क्या है? इन वन हैंड टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक हाथ में उसका टॉर्च है जो कि क्या होता है? ज्ञान उदय होने का हमको बताता है। दूसरे हाथ में इन अदर हैंड चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, उसके दूसरे हाथ में क्या है? मतलब कि जो पुरुषों के, क्या कह रहा है? राइट ऑफ मैन, जो पुरुषों के राइट की बात हो वो उसके हाथ में। नेक्स्ट लाइन, ऑन अर्थ सेटल्ड सिंबलाइज ऑफ द एबलिश्ड इंस्टीट्यूशन। ये इस पिक्चर में जो नीचे की साइड पे ये जो गिरे हुए हैं, ये क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये वो चीज होता है, इसका मतलब ये होता है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर एक्सेस ऑफ द मोनार्किकल। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं, जो राजशाही थी, जो निरंकुशवाद था, उसके बारे में इसको बताया गया। ये सारे जो ताज थे, जब आज़ाद, तो ये सारे के सारे ताज क्या थे? इनके जमीन पर आ गए, इस चीज़ को ख़त्म हो गया। अब बात आई, फ्रॉम एबव हेवन क्राइस्ट सेंट एंड एंजल सिंबलाइज द फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द वर्ल्ड। ऊपर की साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? क्रिस्ट हैं, सेंट हैं, एंजल्स परियाँ हैं, जो कि आपका सिंबल किस चीज़ का है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? हर धर्म का लोग है, तो हर चीज़ के लिए उन्होंने इस चीज़ के बारे में इस चित्र में बताया। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ द इटोपियन विजन। अब देखिए ये जो पिक्चर है, ठीक है, इटोपियन विजन हम ये कह सकते हैं, जस्ट लाइक द अनइमेजिनरी पिक्चर। अनइमेजिनरी पिक्चर क्या है? कि हम सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं सकता। बात समझ में आई? यूटोपियन का मतलब होता है, कह रहा है अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइक टू द एक्चुअल एग्जिस्ट। जैसे एग्जाम्पल, सीधा सी बात है कि आपको इमेजिन कर लें कि मैं धीरू भाई अंबानी का बेटा हूँ, ठीक है, आपने इमेजिन किया, लेकिन वो क्या है? आपने सिर्फ एक चीज़ सोचा, वैसा हो नहीं सकता। यहाँ पर यही चीज़ कहा, अनलाइकली टू द एक्चुअल एग्जिस्ट, लेकिन आप उससे बाहर हैं, वैसा है नहीं। तो ये चीज़ इमेजिन किया, तो यहाँ इटोपियन विजन का मतलब होता है जिस चीज़ को हम नहीं मान सकते। फिर बात आई, अब देखिए यहाँ बात आ रही है, ड्यूरिंग 19वीं शताब्दी नेशनलिज्म इमर्ज एज द फोर्स विच द ब्रॉट अबाउट चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। अब देखिए 19वीं शताब्दी, जब 19वीं शताब्दी आए तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत बड़े चेंजेस आए। जैसे आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, उसमें पॉलिटिकल चेंजेस और जो भी चीज़ कई प्रकार के चेंजेस आए,
वो हमारा कहाँ पे चेंज आया, यूरोप में। साथ ही साथ कह रहा है द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। जब ये चेंजेस यूरोप में हुआ तो यूरोप में चेंजेस होने के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ पर एक नेशन स्टेट बना। क्योंकि यूरोप में पहले क्या था, नेशन स्टेट मैं भी बता रहा हूँ क्या है, क्योंकि यूरोप में पहले क्या था कि हर धर्म का, हर भाषा को बोलने वाला व्यक्ति था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे एक सिंगल लैंग्वेज को बोला, तो उस वजह से वो क्या बना जाके आपका नेशन स्टेट। इसी में बुक में एक दिया है प्लेबिससाइट। प्लेबिससाइट का मतलब क्या होता है, प्लेबिससाइट का मतलब है अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। प्लेबिससाइट का मतलब ये होता है, सपोज दैट आपका कोई एरिया है और उस क्षेत्र में कोई कंस्ट्रक्शन होना है, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद एक साथ लोगों से वोटिंग कराई जाती है। अगर वो वोटिंग आपके फेवर में आ जाती है तो ठीक, तो वो वोटिंग क्या होता है, या वो वोटिंग आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बोला है एक्सेप्ट और रिजेक्ट कि नहीं, हम अपने क्षेत्र में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे, या फिर ठीक है जैसी आपके। तो उसका मतलब क्या होता है, प्लेबिससाइट। तो ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम के बारे में अभी बताया गया। धीरे धीरे चैप्टर जो है आपका पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक आगे हम बढ़ते रहेंगे। हमने डायग्राम के बारे में पढ़ लिया। अब डायग्राम के बाद यहाँ से जो है आपका चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। तो पहला टॉपिक जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि फ्रांस की क्रांति, आपको याद होगा लास्ट ईयर आपने 9th में पढ़ा है, फ्रांस की क्रांति के बारे में है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि फ्रांस की क्रांति और सबसे पहले जो आपका जो नेशनलिज्म का विचार आया, सबसे पहले फ्रांस में आया। जो राष्ट्र भावना की जो बात आई सबसे पहले फ्रांसीसियों के बाद मन में आई। वो कह रहा है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। और कब हुआ, जो फ्रांस की क्रांति थी कब हुई, 1789 मतलब 1789 में। फिर बात आई कि द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इनटू द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर मोनार्की। देखिए क्या था, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति से जो मोनार्की पावर थी, मोनार्की पावर आपकी ट्रांसफर हो गई किस में, फ्रेंच सिटीजन में। वहाँ के कॉमन पीपल, वहाँ के लोगों के हाथ में ट्रांसफर, जो पावर थी, राजाओं की जो पावर थी, राजाओं की पावर अब एक आम जनताओं के बीच में हो गई। फिर बाद में आई द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक फादर। इसका मतलब ये होता है ला पैट्रिक और ली सिटो का मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि लोगों को एक साथ लाने के लिए बात विचार किया है कि हम लोगों को एक साथ एकजुट करें। जैसे कह रहा है ना कि कम्युनिटी यूनाइटेड कम्युनिटी, कि हम लोगों को एक साथ लाए। ला पैट्रिक का मतलब होता है फादर, जैसे फादरलैंड का मतलब होता है जैसे हमारे होता नहीं भारत माता, वही चीज़ में बताया गया। अब देखिए जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति होने में काफ़ी बड़े मेजर चेंजेस हुए। मेजर चेंजेस में क्या हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ द पावर फ्रॉम द मोनार्की टू कॉमन पीपल। जो मोनार्की पावर थी, मोनार्की पावर कहाँ चली गई, कॉमन पीपल लोगों के हाथ में। न्यू फ्लैग, नया झंडा बनाएगा वहाँ पर फ्रांस में। साथ ही साथ हिंडनबर्ग कंपोज और टेक इन द नेम ऑफ द नेशन। राष्ट्र के प्रति उन्होंने शपथ ली कि हम अपने राष्ट्र के प्रति शपथ लेते हैं, जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। तो उन्होंने राष्ट्र के प्रति शपथ ली। द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव खोले गए। साथ ही साथ पुट इन प्लेस यूनिफॉर्म लॉ फॉर द ऑल सिटीजन। जो भी लॉ था, जो भी कानून था, सभी के लिए एक समान बनाया गया। अब बात आई इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यूज द वेयर एबलाइज्ड। जैसे होता क्या था उस समय, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था उसको ख़त्म कर दिया गया। कह रहा है इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यू वेयर द एबलाइज्ड, उसको ख़त्म कर दिया गया। रीजनल डायलेक्टेड वेयर द डिस्करेज फ्रॉम द फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। रीजनल डायलेक्टेड का मतलब होता है जैसे वहाँ पर फ्रांस में कई प्रकार की बोलियाँ बोली, जैसे हमारे देश में क्या, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, तो रीजनल जो भाषाएं थी उसको सारी भाषाओं को ख़त्म करके एक ही भाषा को बना देगी, वो बना देगी आपकी फ्रेंच बिकम नेशनल लैंग्वेज। अगली बात समझे।
अब यहाँ पर द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड द रीनेम्ड बाय द नेशनल। जो आपके पहले क्या होता था, लोग स्टेट जनरल का सिलेक्शन, जो आपके एक्टिव सिटीजन होते थे स्टेट जनरल का चुनाव करते थे, और इसी स्टेट जनरल का आपका नाम क्या रीनेम्ड क्या हो गया, दूसरा नाम क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। साथ ही साथ अब इसमें जो लास्ट द रिवोल्यूशनरी फर्दर द डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड, अब देखिए इसमें क्या करा, रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने इस चीज़ को बोला, इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया कि जो फ्रांस का राष्ट्र है उसका जो भाग्य है, जो फ्रांस का राष्ट्र, उसको हम जो कह रहे हैं ना, निरंकुश जो शासक थे, निरंकुश शासकों से हमें टोटल ही मुक्त कराना है। हमने पढ़ा कि जो फ्रांस था, फ्रांस पहले क्या होता था, जनरल स्टेट जनरल का इलेक्शन करता था, बाद में क्या हुआ कि उसी का नाम आपका नेशनल असेंबली हो गया। लेकिन क्या था कि वहाँ पर जो थे स्टेट जनरल में कुछ लोग आपस में लड़ते रहते थे, उसी का फ़ायदा उठाते हुए अब यहाँ पर जो है समझिएगा, उसी का फ़ायदा उठाते हुए कि देयर इज़ अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द फ्रांस एंड द नेपोलियन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट द बिकम लीडर ऑफ द फ्रांस। जब आपस में स्टेट जनरल के लोग जब लड़ रहे थे, इसी का फ़ायदा उठाते हुए, इनस्टेबिलिटी थी वहाँ पे, एक कहते हैं ना, एक ठहराव नहीं था, इसी का फ़ायदा उठाते हुए आपका क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का अपने को लीडर बना दिया। और उसने कब बनाया, 1799 को उसने अपने को वहाँ का लीडर बना दिया, वहाँ का राजा बना दिया। और राजा बनाने के बाद जो डेमोक्रेसी थी 10 साल थी वहाँ पर, 10 साल के बाद जो डेमोक्रेसी थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या था कि उसने 1804 में एक नेपोलियनिक कोड बनाया। अब बाद में ये नेपोलियन यहाँ पर क्या दिया कि वो 1799 में आपका राजा बना, और यहीं पर नेपोलियन वाटरलू, जो आपका बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, तो बैटल ऑफ वाटरलू में आपका जो था 1815 उसमें इसकी हार हो गई। अब देखिए इसी पीरियड में इसने क्या करा, एक नेपोलियनिक कोड बनाया। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, नेपोलियनिक कोड बनाया और उस कोड का नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। अब जब ये जो 1804 कोड था, जब तक वो राजा था, उसने क्या करा, फ्रांस में बहुत से चेंजेस लेके आया। वो चेंजेस क्या लेकर आया, इसको समझते हैं कि सिविल कोड ऑफ 1804, ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ वेयर द एबलाइज्ड। उसने क्या किया कि जो जन्म से ही जो भी विशेष रूप से जो अधिकार लोगों को मिलते थे, उसने उसको खत्म किया कि बाई बर्थ जो उनको फैसिलिटी मिली वो हम नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़, स्टेबिलिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लोगों के लिए एक समानता, एक समान कानून उसने बनाया कि ना इसमें कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना छोटा है, ना बड़ा है। साथ ही साथ राइट टू द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें भी बराबर का उसने दर्जा दिया। एवलाइज द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम मतलब होता है जो पहले जो पुराने जो आपके जो गरीब किसान होते थे, वो अमीर किसानों को, जैसे नोबेल, जैसे होता ना नोबेल, उनको जो पैसा देते थे वो उसने ख़त्म किया। फ्रीड पीसेंट फ्रॉम द सर्फडाउन एंड द मोरली डिसर्व, सर्फडाउन का भी मतलब फ्री, मतलब किसानों को भी इससे मुक्त किया गया कि आप जहाँ भी काम करो वहाँ पर उनको पैसा नहीं देंगे, इससे उसने मुक्त किया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, अब यहाँ पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड क्या है, जैसे क्या होता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था उसने उसको भी खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर द इम्प्रूव्ड, जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी थी, आने जो वाहनों का आना जाना था, उसने उसको भी इम्प्रूव किया। काफ़ी चीज़ें उसने अच्छी की, लेकिन अब अच्छी तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि हाउ एवर इन द एरिया कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो वहाँ की जनता है, लोगों के विचार मिक्स हैं, किसी के विचार अच्छे हैं बोनापार्ट के प्रति अच्छे हैं और किसी के बोनापार्ट के प्रति खराब है। ये उन लोग का कह रहे हैं कि बोले नहीं, इनकी जो पॉलिसी है वो अच्छी नहीं। बात समझ में आ रही? अब देखिए यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पॉइंट है कि ड्रॉबैक्स ऑफ द फ्रेंच रूल नेपोलियन कोड। अब नेपोलियन कोड में ड्रॉबैक्स कमियाँ क्या थी?
पहली चीज़ सबसे बड़ी कमी क्या थी, उसने इंक्रीज टैक्स को बढ़ा दिया। साथ ही साथ सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड। सेंसरशिप का मतलब क्या है कि आपको नेपोलियन के बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी चैनल में नहीं बताना है, अगर आपने बताया तो आपकी खैर नहीं, ये चीज़। दूसरी चीज़, फोर्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। उसने ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में ज्वाइन करने की फोर्स। तो इस प्रकार से ये जो आपका जो नेपोलियनिक कोड था वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक था आपका नेपोलियनिक कोड वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ लिया। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, मतलब ये शुरुआत होने जा रही है। अब देखिए यहाँ की द मिड 18th सेंचुरी देयर वेयर नो नेशनलिज्म स्टेट एज वी नो देम टुडे, मतलब कि आज भी हम जानते हैं कि यूरोप में अगर आप नक्शा देखें तो यूरोप के नक्शे में पहले जो था 18वीं शताब्दी में कोई भी जो राष्ट्र था वो आपका राष्ट्र राज्य नहीं था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, मतलब पूर्वी और मध्य यूरोप की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो था ऑटोक्रेटिक रूल था और वहाँ पर जो हर प्रकार के लोग रहते, लिव डाइवर्स पीपल, हर प्रकार के लोग रहते थे। और जो वो लोग अगर रहते थे तो वो अपने को कहते थे कि एकदम अलग थलग अपने को समझते थे, वो अपने को नहीं समझते कि हम इस राष्ट्र के हैं। उनकी भाषाएं अलग थी, रहन सहन अलग था। They did not see themselves as the sharing a collective identity to common people culture, common culture। बात समझ में आ गई कि वो अपने को वो कल्चर से एकदम अलग रखे हुए हैं, वो नहीं समझ रहे इस चीज़ को। साथ ही साथ ऑफन दे इवन द स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप। उनकी भाषाएं भी अलग अलग थी, हर प्रकार की भाषा बोलते थे वो लोग, अलग अलग ग्रुप के वो लोग थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल ये दिया गया, द हाब्सबर्ग एम्पायर डेट रूल्ड ओवर द ऑस्ट्रिया हंगरी। जिस समय ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन कर रहा था, इन डेट एम्पायर पीपल स्पीक फ्रेंच। वहाँ पर बोलने वाले कौन कौन लोग थे? फ्रेंच भी थे, इटालियन भी थे, जर्मन भी थे। वहाँ पर जब जिस समय आपका ऑस्ट्रिया हंगरी पर आया तो वहाँ पर ये भाषा बोलने वाले लोग थे। तो इस प्रकार से हमारा जो था वो वहाँ पर राष्ट्र नहीं था, राष्ट्रवाद नहीं था। तो यहाँ पर जो टॉपिक जब स्टार्ट होगा कि आखिर ये जो विचार था, ये विचार कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, ये हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में।